मेरी उम्र उस समय करीब 16 साल की थी और मैं उत्तर प्रदेश के एक आर्मी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे स्कूल में देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आते थे। ज़्यादातर बच्चों के पिता या परिवार में कोई ना कोई सेना में होता था, इसलिए हर साल कुछ नए चेहरे हमारे स्कूल में दिख जाते थे। उसी साल हमारी क्लास में एक नया लड़का आया था। उसका नाम था निखिल। निखिल हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पापा की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए निखिल को पहली बार अपने गांव और पुराने दोस्तों से दूर रहना पड़ रहा था। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। हमारे साथ कबीर भी था। हम तीनों ज़्यादातर समय साथ रहते थे। निखिल अक्सर हमें अपने गांव की बातें बताया करता था। वहाँ के पहाड़, वहाँ का ठंडा मौसम, जंगल, पुराने मंदिर, छोटे छोटे रास्ते और उसके घर के पास बहने वाली नदी। एक दिन स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और हम तीनों बैठे बैठे सोच रहे थे कि छुट्टियों में क्या किया जाए। तभी निखिल ने कहा, तुम दोनों मेरे गांव में क्यों नहीं आ जाते। हमने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर निखिल ने अपने माता पिता से बात की और हमारे घर वालों से भी बात हुई। कुछ दिनों बाद हमारा प्लान बन गया। हम तीनों निखिल के गांव जाने वाले थे। निखिल का पुराना घर वहीं था जहाँ पर उसकी दादी रहती थी, इसलिए हमारे लिए रहने की कोई परेशानी नहीं थी। करीब 2 दिन के सफ़र के बाद हम हिमाचल पहुंच गए। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते का नज़ारा बदलता जा रहा था। शहर पीछे छूट गए थे, सड़कें पतली हो गई थी और दोनों तरफ पेड़ और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कबीर तो खिड़की के बाहर देखते देखते पूरा रास्ता निकाल रहा था। निखिल भी काफ़ी खुश था। शायद काफ़ी समय बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले हम निखिल के घर गए। घर बहुत पुराना था, लेकिन अच्छी हालत में था। पत्थर की दीवारें, लकड़ी के कुछ हिस्से और घर के पीछे काफ़ी खुली जगह। वहीं निखिल की दादी रहती थी। दादी ने हमें देखते ही मुस्कुराकर अंदर बुलाया। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस हमारे लिए खाना लगाया और बार बार यही पूछती रही कि सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई। पहले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। हम गाँव घूमते थे, आसपास के रास्तों पर जाते थे, नदी के पास बैठते थे और शाम को वापस घर आ जाते थे। मुझे गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक चीज़ मैंने पहले दिन से नोटिस की थी। घर के एक तरफ एक छोटा सा पुराना कमरा था। घर से थोड़ा अलग बना हुआ था, कुछ पुराने स्टोर रूम या छोटे से गोदाम जैसा। उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। एक दिन मैंने निखिल से पूछा, आखिर उसमें क्या है। निखिल ने कहा कि मुझे नहीं पता, दादी किसी को अंदर जाने नहीं देती, शायद पुराना सामान रखा है। कबीर ने हंसते हुए कहा, तो फिर तो अंदर जाके देखना चाहिए। निखिल ने भी हंसकर बात टाल दी। उस समय हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ दिनों बाद सच में हम उस कमरे के अंदर जाने वाले थे। हमारे वहाँ रहने के दौरान मैंने एक रात दादी को पहली बार कुछ अजीब करते हुए देखा। रात को खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी करीब 10 बजे के आसपास दादी चुपचाप रसोई में गई। उन्होंने एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा खाना रखा। मुझे लगा शायद मंदिर की तरफ जा रही होगी, लेकिन वो घर के पीछे बने उस पुराने कमरे के पास चली गई। उन्होंने कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खाना रखा, उसके पास दिया जलाया, फिर कुछ सेकंड के लिए हाथ जोड़कर खड़ी रही। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में एक छोटी सी प्रार्थना की और उसके बाद बच्चों को सुलाने वाली किसी पुरानी लोरी के जैसी एक लाइन सुनाई, फिर वापस घर के अंदर आ गई। हम तीनों खिड़की से ये सब देख रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हैं। मैंने निखिल की तरफ देखा। निखिल बोला, पता नहीं, दादी ऐसी चीज़ें करती रहती हैं। लेकिन खाना बाहर क्यों रखा, शायद किसी पूजा का हिस्सा होगा। बस इतना ही, हमें बस इतना ही पता लगा और हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अगले दिन सुबह वह प्लेट खाली थी। हमने सोचा कोई कुत्ता या बिल्ली खा गई होगी और बात वहीं ख़त्म हो गई। अगले कुछ दिन भी वैसे ही निकल गए, लेकिन फिर एक शाम को निखिल की मम्मा ने बताया कि अगले दिन उन्हें पास के गांव में निखिल की बुआ के घर जाना है। निखिल के पिताजी भी उनके साथ जाने वाले थे। वह गांव ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि सुबह निकलेंगे और शायद अगले दिन वापस आ जाएंगे। उस रात खाना खाने के बाद हम तीनों काफ़ी देर तक बैठे रहे। कबीर ने अचानक उस पुराने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, आज चले के अंदर देखते हैं क्या है। निखिल ने कहा, भाई दादी ने मना किया है। कबीर हंसने लगा, अरे देख के तो आते हैं। मैं भी एक्साइटेड था, लेकिन निखिल थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
हमने तय किया कि अगले दिन उसके माता पिता के जाने के बाद कमरे को देखेंगे, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि उस छोटे से कमरे के अंदर सिर्फ पुराना सामान नहीं था। वह कमरा निखिल के परिवार के एक ऐसे सदस्य की आखिरी निशानी संभाल कर बैठा था जिसके बारे में निखिल खुद भी कम ही जानता था। अगली सुबह निखिल के माता पिता जल्दी उठ गए। नाश्ता करने के बाद वो दोनों बुआ के गांव के लिए निकल गए। जाने से पहले निखिल की माँ ने उससे कहा, दादी का ध्यान रखना और ज़्यादा बाहर मत घूमना। निखिल ने हंसकर कहा, हाँ माँ। उनके जाने के बाद घर में हम 4 लोग रह गए, हम तीनों और निखिल की दादी। दिन में तो हम बिल्कुल सामान्य तरीके से घूमते रहे, लेकिन शाम होते होते कबीर को फिर वही पुराना कमरा याद आ गया। उसने मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। निखिल ने भी आखिरकार हाँ कर दिया। दादी उस समय घर के अंदर अपने कमरे में थी। हम तीनों धीरे धीरे से पीछे की तरफ गए। पुराने कमरे का दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर बाहर से एक साधारण सी कुंडी लगी थी। निखिल ने धीरे से कुंडी हटाई। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से पुराने कपड़ों और लकड़ी की एक अलग सी गंध आई। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक तरफ पुराने बक्से रखे थे, दूसरी तरफ खेती और घर के काम का सामान पड़ा था। कुछ पुराने बर्तन, लकड़ी, औजार और धूल से भरे डब्बे। पहली नज़र में तो हमें कुछ खास नहीं लगा। फिर कबीर की नज़र कमरे में रखे कोने में एक पुराने संदूक पर गई। उसने ढक्कन हटाया। अंदर कपड़े थे, छोटे छोटे कपड़े, एक पुरानी स्कूल की शर्ट, एक छोटी सी पैंट, कुछ ऊनी कपड़े और नीचे कुछ खिलौने पड़े थे। कबीर ने एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना उठाया। वो दिखने में किसी छोटी गाड़ी जैसा था। उसने कहा, ये तो काफ़ी पुराना है। मैंने पूछा, ये किसका है? निखिल ने कपड़ों को देखते हुए कहा, शायद मेरे पापा का होगा। तभी उसकी नज़र एक पुराने फ़ोटो पर पड़ी। उसमें एक छोटा लड़का खड़ा था। निखिल ने फ़ोटो उठाई और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर मैंने पूछा, ये कौन है? तेरे पापा? निखिल ने कहा, पता नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। फिर उसने फ़ोटो पलटा कर देखा। पीछे सिर्फ एक नाम लिखा था, अमन। निखिल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ये शायद मेरे पापा के बड़े भाई थे। कबीर ने पूछा, मतलब तुम्हारे ताऊजी? हाँ शायद। मैंने कहा, शायद तुम इनको जानते नहीं क्या? निखिल ने सर हिलाया, नहीं, दादी उनका नाम कभी कभी लेती है और वो बचपन में ही शांत हो गए थे, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। उसके लिए अमन बस परिवार का एक पुराना नाम था। कबीर ने वहाँ छोटी लकड़ी का खिलौना फिर हाथ में लिया। ये मैं रख लूँ क्या? निखिल ने बिना ज़्यादा सोचे कहा, हाँ ले जा, यहाँ वैसे भी कौन इस्तेमाल करेगा। कबीर ने खिलौना अपनी जेब में रख लिया। हमने बाकी सामान वापस वैसे ही रखा और बाहर निकल आए। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी चीज़ आगे चलकर हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बनने वाली थी। रात को खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में बैठे थे। करीब 12 बजे के आसपास घर पूरी तरह शांत हो गया था। निखिल के मम्मी पापा अगले दिन वापस आने वाले थे। हम सोने ही वाले थे कि अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, कदमों की धीमी आवाज़। मैंने खिड़की से देखा, दादी रसोई से बाहर निकल रही थी। उनके एक हाथ में प्लेट थी और दूसरे हाथ में दिया। मैंने निखिल को जगाया, तेरी दादी फिर बाहर जा रही है। निखिल उठकर बैठ गया। उसने मेरी खिड़की से देखा। आज फिर? कबीर ने भी धीरे से कहा, चलो देख के आते हैं। हम तीनों कमरे से बाहर निकले। दादी घर के पीछे उस पुराने कमरे की तरफ जा रही थी। हम थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगे। दादी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंची। उन्होंने प्लेट ज़मीन पर रखी, फिर उसके पास दिया जला दिया। कुछ सेकंड तक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में एक छोटी सी प्रार्थना की, फिर वही बच्चों वाली लोरी की एक लाइन गुनगुनाई। इस बार हम थोड़ा और पास थे, लेकिन शब्द फिर भी समझ नहीं आए। दादी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वापस घर की तरफ चली आई। हम तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। कबीर ने धीरे से कहा, ये हर बार क्या करती है? निखिल बोला, पता नहीं भाई। मैंने पूछा, तूने कभी पूछा नहीं? निखिल ने सर हिलाया, नहीं। तभी कबीर ने अपनी जेब पर हाथ रखा। वही खिलौना उसके पास था। उसने उसे निकाल कर देखा और मजाक में कहा, लगता है अमन की गाड़ी हमारे साथ घूमने वाली है। निखिल हंस दिया, लेकिन मैं उस समय पहली बार थोड़ा असहज हुआ, क्योंकि दादी जिस जगह खाना रख रही थी वो बिल्कुल उसी कमरे के दरवाजे के सामने था जहाँ से हमने अमन का सामान निकाला था। अगली सुबह निखिल की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो लोग दोपहर तक वापस आ जाएंगे। हमने नाश्ता किया
और फिर बाहर घूमने निकल गए। दोपहर के करीब हम जब वापस लौटे तो दादी आंगन में बैठी थी। उन्होंने हमें देखा और बिल्कुल नॉर्मली पूछा, कल रात कोई बाहर गया था? हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। निखिल ने कहा, नहीं दादी। दादी कुछ सेकंड तक हमारी तरफ देखती रही, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उस शाम निखिल के मम्मी पापा भी वापस आ गए। हमने कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही कबीर ने खिलौने का जिक्र किया। अगले दिन हम वापस घर के लिए निकलने वाले थे। सुबह सामान पैक करते समय कबीर ने वो छोटा खिलौना अपने बैग में रख लिया। निखिल ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। हमने दादी से विदा ली। दादी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर हम निकल गए। उस समय तक हमारे लिए वो सिर्फ एक गांव की छुट्टी थी। घर लौटने के बाद पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। स्कूल शुरू हो गया था और हम अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए। कबीर के बैग में अभी भी वही छोटा सा लकड़ी का खिलौना था। हम उसे लगभग भूल ही गए थे। करीब 2 हफ्तों बाद कबीर ने एक दिन स्कूल में कहा, यार आज बहुत कमज़ोरी लग रही है। हमने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन अगले दिन वो स्कूल नहीं आया, फिर तीसरे दिन भी नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसकी माँ ने बताया कि उसे तेज़ बुखार है और डॉक्टर को दिखाया है। हमें लगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुखार कुछ दिन में ठीक होता और फिर वापस आ जाता और कबीर की भूख भी कम हो गई थी। वो पहले जितनी बात भी नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने बताया कि वो रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। हम उससे मिलने उसके घर गए। कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने मजाक करते हुए कहा, भाई तू तो छुट्टियाँ मनाकर आया था, वहाँ से बीमारी लेकर आया क्या? वो हल्का सा मुस्कराया। पता नहीं यार, अजीब सा लग रहा है। उसकी नज़र टेबल पर रखे अपने बैग पर गई। मैंने पूछा, वो खिलौना अभी भी तेरे पास है? कबीर ने बैग खोला और वही लकड़ी की छोटी सी गाड़ी निकाल कर मेज़ पर रख दी। हाँ अच्छा है ना, मस्त डेकोरेशन जैसा है। मैंने उसे हाथ में लिया। उस पर जगह जगह पुराने खरोच के निशान थे। मैंने कहा, तूने इसे साफ भी नहीं किया। कबीर हंसते हुए बोला, पुराना है इसलिए तो अच्छा है। हमने उस समय भी ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन अगले 2 हफ्तों में उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसके कई टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने अलग अलग संभावनाएं देखी, कुछ दवाइयाँ चली। कभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती, फिर अचानक कमज़ोरी बढ़ जाती। एक दिन मैं उसके घर गया तो उसकी माँ ने कहा, तुम लोग जब से उस गांव से आए हो तुम्हें नहीं लगता तब से ही अजीब कुछ हो रहा है? मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में पुराना कमरा घूम आया। अमन के कपड़े, वो फ़ोटो, दादी का हर शनिवार और अमावस्या को खाना रखना, वो और सबसे ज़्यादा वो खिलौना। मैंने घर आकर निखिल को कॉल किया। मैंने कहा, तुझे अमन के बारे में कुछ और पता चला? निखिल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैंने पापा से पूछा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि अमन उनके बड़े भाई थे। वो बहुत छोटे थे जब अमन की मौत हुई थी। और उनकी मौत कैसे हुई? निखिल ने कहा। दादी का कहना है कि बारिश के समय नदी में डूब गए थे। मैंने पूछा, और वो जो दादी खाना बाहर रखती है उसके बारे में पूछा? निखिल ने कहा, पापा ने बताया कि गांव में ऐसी मान्यता है, अगर कोई बहुत कम उम्र में अचानक चला जाए तो माना जाता है कि उसका मन घर से जुड़ा रह सकता है, इसलिए शनिवार और अमावस्या को उसके लिए थोड़ा खाना बाहर रखा जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर निखिल ने पूछा, क्यों, ये सब क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, कबीर के पास अभी भी अमन का खिलौना है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर निखिल ने धीरे से कहा, क्या? मैंने उसे पूरी बात बताई। हमने उसकी परमिशन से वो खिलौना लिया था, लेकिन अब पहली बार हमें लगा कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने निखिल को बताया कि शायद कबीर की तबीयत उस खिलौने से तो नहीं ख़राब हो रही। निखिल ने कहा, मुझे दादी से बात करनी होगी। अगले दिन निखिल अपने पापा मम्मी के साथ गांव गया। उन्होंने दादी को पूरी बात बताई, कबीर ने खिलौना कैसे लिया था, कहाँ से लिया था और उसके बाद उसकी तबीयत कैसे ख़राब हुई। दादी ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, वो खिलौना अभी भी उसके पास है? निखिल ने कहा, हाँ। दादी ने कहा, उसे वापस ले आओ, बस। उन्होंने कोई डरावनी बात नहीं कही, ना कोई श्राप बताया, ना ऐसा कहा कि खिलौने में कुछ है। सिर्फ इतना कहा, वो चीज़ उसके पास नहीं रहनी चाहिए, उसे वही रहने दो जहाँ से मिली थी। अगले दिन निखिल हमारे घर आया। कबीर की हालत उस समय भी ठीक नहीं थी। हमने खिलौना उसके बैग से निकाला। निखिल उसे लेकर वापस गांव चला गया। दादी ने खुद उस खिलौने को हाथ में लिया, फिर कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसे पुरानी संदूक में रख दिया जहाँ हमने उसे पहली बार देखा था। उसके बाद उन्होंने संदूक बंद कर दिया और कुछ नहीं कहा। अजीब बात ये थी कि इसके कुछ ही दिनों में कबीर की हालत में सुधार आने लगा।
पहले उसका बुखार कम हुआ, फिर उसकी भूख वापस आने लगी। कुछ दिनों बाद उसने रात में ठीक से सोना शुरू कर दिया। डॉक्टरों का इलाज भी चल रहा था, इसलिए किसी के लिए कहना संभव नहीं था कि उसकी तबीयत सिर्फ खिलौने के वापस करने से ठीक हुई। हो सकता है दवाइयों ने असर किया हो सकता है उसकी बीमारी सामान्य इलाज से ही सही हो गई हो। लेकिन मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि कबीर की तबीयत जिस समय ख़राब हुई थी, उस समय से लेकर उसके ठीक होने तक हमारे दिमाग में बार बार वही खिलौना आता रहा। और एक दिन मैंने निखिल से पूछा, तेरी दादी खाना अमन के लिए रखती है ना? निखिल ने कहा, हाँ, उस जगह पर जहाँ अमन का सामान रखा है। फिर कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने कहा, शायद यही वजह है कि दादी किसी को उस कमरे में जाने नहीं देती थी। मैंने पूछा, लेकिन फिर उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया? निखिल ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें शायद यही लगा कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और सच कहूँ तो शायद यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन निखिल की दादी के लिए वो उसके पहले बेटे की पूरी ज़िंदगी थी। और वो शनिवार और अमावस्या को जो खाना बाहर रखती थी, शायद वो किसी को बुलाने के लिए नहीं था, बल्कि इस उम्मीद में था कि जिसे उनने इतने साल पहले खो दिया था, वो दोबारा घर के अंदर आने की कोशिश ना करे।